बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो लोग हैं और जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है तो बहुत अफसोसनाक। लेकिन कश्मीरियों का जो नया नाम रखा गया है वो है शरपसंद। यानी जहाँ पे भी कश्मीरी कोई एहतजाज करते हैं, अपने हक़ के लिए बाहर निकलते हैं, पुरअमन रह के कोई आवाज़ उठाते हैं, वो कहा जाता है जी ये शरपसंद है और उन्हें शरपसंद करार दिया जाता है। ये नया नाम कश्मीरियों का रख दिया गया। इसी तरह ना पाकिस्तानियों के नाम बिगाड़े जाते हैं। इसी तरह से नाम बिगाड़ने के बाद उन्हें पहले बुरा कहा जाता है, फिर बुरा दिखाया जाता है, फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिर उनको मारा जाता है। यही काम बंगालियों के साथ किया गया, मुहाजिरों के साथ किया गया, बलोचों के साथ किया गया, पश्तूनों के साथ किया गया, कबाइलियों के साथ किया गया। आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। बचेगा कोई नहीं। बारी बारी सबकी बारी। पंजाब में बेशुमार लोगों के घरों के ऊपर धावा बोला जा चुका है पाकिस्तान की एजेंसियों और पुलिस की जानिब से। सीटीडी रोज़ाना की बुनियाद पे बंदे मार रही है मावराए कानून, और बेशुमार लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। हम ये होती हुई देख रहे हैं। आइंदा ये सिलसिला और बढ़ेगा, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। अगर पंजाब के लोगों को ये लगता है कि उनकी बारी नहीं आएगी तो मेरी बात लिख कर रख लें कि बारी बारी सबकी बारी, आपकी बारी ज़रूर आएगी। मेरी कोई और बात पूरी हो या ना हो, ये बात तो मुझे पूरा यकीन है कि बारी बारी सबकी बारी। जब तक पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं ना आएगी, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा और इनको जकड़बंदू नहीं डाला जाएगा, जब तक के जर्नैलों की कब्रों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक कि इनको सियासत से उखेड़ के बाहर नहीं फेंका जाएगा, इनके कारोबार बंद नहीं करवाए जाएंगे, याद रखिएगा, तब तक बारी बारी सबकी बारी। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं आएगी, तब तक बारी बारी सबकी बारी। पुरअमन रहकर कश्मीरी जो जिदोजहद कर रहे हैं, उससे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो रहा है। देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे क्रैकडाउन के नाम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। कभी एक आदमी शहीद हो जाता है, कभी दो, कभी तीन, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बुलेट इंजरीज के साथ अस्पतालों में पड़े हैं। कई लोग जो हैं वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए। ज़ख्मियों के ऊपर अस्पतालों में आकर लाठी चार्ज किया गया। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना, जिस तरीके से मार कुटाई हो रही है, जो मनाजिर मैंने देखे हैं, तो इससे एक बात समझ आती है, और वो सादी बात यह है कि उकसाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी अवाम को गुस्सा दिलाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके कश्मीरी अवाम कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा बड़ा कर दें जिसके नतीजे में, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब पैदा हो जाए जिसके नतीजे में पूरे कश्मीर के अंदर फिर मनचाही कार्रवाइयाँ की जाएँ। लेकिन कश्मीरी पुरअमन रहकर अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, चाहे वो रियल हो, चाहे वो फॉल्स फ्लैग हो, फिर आप देखेंगे हमारे मीडिया के वो दोस्त जो आजकल शरपसंद का लफ्ज़ बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाद में ज़मीन आसमान के कलाबे में लाएंगे, उनके मुंह से झाग निकल रही होगी और वो बगावत के और गद्दारियों के वो फतवे बांट रहे होंगे। एक कश्मीरी मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, अपनी सरजमीन से प्यार करने वाले लोग हैं। उनके तमाम मुतालबात ही जायज़ हैं। फजलुर रहमान जैसे आदमी ने कहा असेंबली में खड़े होकर कि बताएं उनका कौन सा ऐसा मुतालबा है जो जायज़ नहीं है। मुतालबात तो उनके सारे जायज़ हैं, तो उनके मुतालबात मानने की बजाय उनको मार रहे हैं। और चंद तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं जो अपनी ज़िद और हटदर्मी की वजह से या उसके चक्कर में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की कई दहाइयों की जो मेहनत है वो उस पर पानी फेर रहे हैं। कई दहाइयों तक हमने सब्र किया, तहम्मुल किया, मिलकर रहे, प्यार बांटा, मोहब्बत बांटी, एक तरह से हम सारे पल कर बड़े हुए, हमें फ़र्क ही नहीं था एक दूसरे से, लेकिन वो सारी मोहब्बत जो है ना वो मट्टी में मिला दी। चंद तनख्वाहदार लोग हैं, वो बंद कमरे में बैठ के फ़ैसला करते हैं, उनकी ज़िद है, उनकी हटदर्मी है कि वो चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और उनकी उस हटदर्मी ने हमारी कई दहाइयों की पाकिस्तानियों की मेहनत को ज़ाया किया है और लगातार यही करते चले जा रहे हैं। मैं कश्मीर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपोर्ट करूँगा। देखें, जो सहाफ़ी हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं उनको धमकाया जा रहा है, जिस आदमी की आवाज़ थोड़ी बहुत सुनी जाती है उसको धमकाया जा रहा है। हर किसी के ऊपर गद्दारी का लेबल लगाया जा रहा है। आप ये करते करते पूरी कौम को ही गद्दार बना देंगे, जैसे आपने बलोचों को बना दिया गद्दार। आज सारे बलोच वो गद्दार समझे जाते हैं आप लोगों की नज़र में। इसी तरह बंगालियों को भी आपने सबको गद्दार बना दिया था, फिर जाके वहाँ माफ़ियाँ मांगनी पड़ी। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे अब आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अदालत में गई है कि हमने बजट पेश करना है, तो हमारी काबीना ने भी ये फ़ैसला किया है
कि इमरान खान साहब से मुशावरत हमारी करवाई जाए। अब इस पे जो है वो अदालत ने कुछ एतराज़ात लगा दिए। अब एतराज़ात 3 दूर हो गए हैं, एक आधा एतराज़ रह गया है। 18 तारीख को दोबारा समाअत होगी, तो क्या ये बजट ऐसे ही लटकता जाएगा? मुजम्मल असलम ये कह रहे हैं कि तरक्याती बजट के हवाले से फ़ैसला तब तक नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का जो तरक्याती बजट है ना, इसमें कटौती आज नहीं हो रही। 2024 में जब ये हुकूमत बनी, देखें 2022 में ये लोग आए थे, 2023 में इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल दिया था। 2024 में इमरान खान साहब को जेल में 2023 की एंड में डालने के बाद अगस्त में इन्होंने जेल में डाल दिया था, और 2024 में इन्होंने हुकूमत बना ली अपनी जाली। उस वक़्त से लेकर अब तक ये लगातार तरक्याती मनसूबे बंद करवाते आए। सबसे ज़्यादा मनसूबे मैंने आपको बताया था उस दौर में, एक वीलॉग करके 2024 में हुकूमत बनने के बाद जब पहला बजट आया था, कि खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज़्यादा तरक्याती मनसूबे बंद कर दिए गए। बहुत सारे डैम्स, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे अस्पताल, सेहत के मनसूबे, तालीम के मनसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे, मवासलात के मनसूबे और बेशुमार ऐसे मनसूबे जो खैबर पख्तूनख्वा को बहुत आगे ले जा सकते थे, वो मनसूबे बंद कर दिए गए। ये 2024 में हुआ। फिर 2025 में बाकी मनसूबे बंद कर दिए गए, और अब 2026 के बजट में जो तरक्याती मनसूबे इक्का दुक्का बचे थे, वो सारे ना सिर्फ बंद किए जा रहे हैं, बल्कि पाबंद किया जा रहा है कि आइंदा कोई तरक्याती मनसूबे ना बने। यानी है ना अजीबोगरीब बात, दावे करते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, दावे करते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनके अपने अदादो शुमार इनके अपने दावों की नफ़ी करते हैं। शहबाज शरीफ की या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आप तकरीर सुने या उनकी बात सुने तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान बहुत झंडे गाड़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत आगे जा रहा है, जबकि तरक्याती बजट ही ख़त्म कर दिया गया, तो तरक्की पाकिस्तान कैसे करेगा? हुकूमती अदादो शुमार और हुकूमती दावे जो हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। अदादो शुमार ये बताते हैं कि कर्ज़े हमने तारीख़ी नौइयत के लिए हैं, लेवी हमने तारीख़ी नौइयत की लगा दी है, गुरबत आज पाकिस्तान में तारीख़ी नौइयत की बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी तारीख़ी नौइयत की बढ़ चुकी है, महंगाई में तारीख़ी इजाफा हुआ है। ये अदादो शुमार सरकारी हैं जो बताते हैं। सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख़ में कम तरीन सतह के ऊपर जा रही है। तरक्याती बजट में तारीख़ी कटौती कर दी गई है। तजारती खसारा हमारा तारीख़ी नौइयत का हो रहा है। पाकिस्तान में तारीख़ी नौइयत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग भी तारीख़ी नौइयत की हुई है। वज़ीर दाखिला के बकौल $100 अरब अभी हाल ही में पाकिस्तान से निकल कर बाहर चला गया। एक अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं, तड़पते हैं, लोगों से मांगते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन $100 अरब उसी मुल्क में से निकल कर वज़ीर दाखिला के बकौल पाकिस्तान से बाहर चला गया। फिर उसने कहा था कुछ लोगों को उल्टा लटकाएंगे तो पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कॉपरेशन शुरू कर दी। फिर आपके सामने ये सारा कुछ जो हुआ, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी बनाकर दे दी गई है। ये खबरें नाज़रीन मीडिया में चली कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी के हवाले से कि उनकी इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात हुई, किसकी नहीं हुई। कोई कह रहा है सुहेल अफरीदी की हुई है, कोई कह रहा है बैरिस्टर गौहर की। वो लोग तरदीद कर रहे हैं जी हमारी मुलाकात नहीं हुई। देखिए, मैं आज भी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से चंद बातों पे कायम हूँ। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था और अब यही होगा। जब तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी तब तक मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब के केसेस अदालतों में टिक नहीं सकेंगे, लिहाजा अदालतों के ज़रिए इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे जैसे ही उनके केसेस लगेंगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद मैंने आपको ये कह दिया था कि अब इमरान खान अदालत के ज़रिए कभी बाहर नहीं आएगा, और 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब की रिहाई के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। अब रिहाई का जो तरीक़ाकार है ना, एक तो माशी दबाव इनके ऊपर रहेगा। मईशत की जो तबाही हो चुकी है वो दबाव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रहेगा। हुकूमत ने फैसला नहीं करना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है इमरान खान के बाहर आने का। तो आसिम मुनीर साहब तो इमरान खान को बाहर आने नहीं देंगे, उनका बस चले तो वो कभी भी बाहर ना आने दें। तो माशी दबाव तो है ही। अब अगर अवामी दबाव बढ़ जाता तो शायद इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती। अवामी दबाव बनाने में नाकाम रहे अली अमीन गंडापुर भी और सुहेल अफरीदी भी। ये दोनों सूबाई हुकूमतें हैं। एक्चुअली तो ये काम जुनैद अकबर का भी है, ये काम सलमान अकरम राजा का भी है, ये काम बैरिस्टर गौहर का और बाकी लोगों का भी है। आलिया हमजा साहबा पहले कोशिश करती रही, फिर वो भी गिरफ्तार हो गई। तो ये जब तक अवामी मुज़ामत नहीं होगी, बड़े पैमाने पर लोग नहीं निकलेंगे और हुकूमत को गले से नहीं पकड़ेंगे या इस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने नहीं चबवाएंगे, तब तक तो इमरान खान बाहर आने से रहे। और माशी तबाही जो है वो एक प्रेशर डालने का एक ज़रिया बनेगी। अच्छा, दूसरा जो इसमें रास्ता है वो ये है कि बैरूनी दबाव बढ़ जाए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो जाए।
तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। अब ये डील में ना देखना ये होगा कि कितनी मुज़ाहमत करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा मुज़ाहमत की तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील में वो पाकिस्तान के लिए या अपने लिए कुछ ज़्यादा हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत ना कर पाई तो वो अपने लिए और पाकिस्तान के लिए एस्टेब्लिशमेंट से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई वो भी एस्टेब्लिशमेंट की शराइत के ऊपर होगी, इन केस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत नहीं कर पाती। और बज़ाहिर अभी जो दिखाई दे रहा है मुज़ाहमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में शायद नहीं है। देखें ना, बहुत सारे उसूली मौक़िफ़ थे इमरान खान साहब के, वो कहाँ गए कि सिविलियंस के ऊपर कोई अटैक नहीं होंगे, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। कुरम के अंदर जो है वो एक मरतबा फिर ड्रोन हमला हुआ मुबैना तौर पे, उसमें 4 लोग जाँ बहक हो गए, माँ बेटा 2 बच्चियाँ, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई रोला नहीं पड़ा। बाद में पता चला कि जनाब ये कोई गोला आकर गिरा है, तो वो खबर जो है वो ड्रोन को बाद में गोले से कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले रिपोर्टर्स और मकामी लोग बताते हैं कि ड्रोन आया था, ये ड्रोन हमला था, लेकिन बाद में फिर ये दावा किया जाता नहीं ड्रोन नहीं था, ये कोई गोला आकर गिरा है। लेकिन जो भी आकर गिरा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे बेघर हुए हैं, और इन लोगों का कौन है पुरसाने हाल, कौन इनका ख्याल रखेगा? तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर एक दबाव तो ये है कि वो जो पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर बिल्कुल भी वो काम नहीं कर रहे जो इमरान खान साहब ने कही हुई थी। और दूसरा, वो बजट के मामलात में शदीद दबाव का शिकार है जो उनकी पार्टी के अंदर से आ रहा है कि आप अगर सरप्लस बजट देंगे या आप वफाकी हुकूमत को सहूलतकारी करेंगे, उनकी गलत माशी देखें ना, जो मईशत के ऊपर पॉलिसियाँ बनाई वो वफाकी हुकूमत ने बनाई, SIFC आर्मी चीफ ने बनाया, पॉलिसियाँ आर्मी चीफ ने बनाई। अब इन गलत पॉलिसियों की वजह से वज़ीर ख़जाना आर्मी चीफ का है, वज़ीर दाखिला भी आर्मी चीफ का है। अब इन गलत पॉलिसियों की वजह से अगर पाकिस्तान की मईशत गिर रही है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है उस मईशत को उठाना। देखें, बुरा काम कर रही है वफाकी हुकूमत, सज़ा भुगतेंगे खैबर पख्तूनख्वा के लोग, तो ये तो गलत बात है। तो लोगों का बजट इनके हवाले कर देना ये एक ज़्यादती है। और उसके अंदर वो डील भी क्या मांग रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो जाए। यानी मामला यहाँ तक पहुँच गया कि जिस इमरान खान को ये आज़ाद करवाना चाहते थे, अब ये चाहते हैं कि इमरान खान से सिर्फ हमारी मुलाकात हो जाए। और वो तरलो मिनतों वाला मामला ही चल रहा है, कहते हैं जी हमारे साथ धोखा हो गया, कभी कहते हैं जी हमारे साथ ये हो गया। तो कश्मीर के मामले में नाज़रीन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले, 1 साल पहले, जब इंडिया पाकिस्तान की झड़पें हुई थी तो उसमें मई 2025 में, तो तब मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग थे ये सारे के सारे पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ खड़े हुए थे इंडियन फोर्सेस के मुकाबले में। आज इन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये इंडियन फोर्सेस के बंदे हैं, ये रॉ के एजेंट हैं और ये पाकिस्तान के गद्दार हैं और ये शरपसंद हैं, आज इन्हें ये कहा जा रहा है। लेकिन कल यही सारे लोग बॉर्डरों पे गए थे और जाकर पाकिस्तानी फ़ौज की हौसला अफजाई की थी। तब शहबाज शरीफ बॉर्डर पे नहीं गया था, फैसल राठौर बॉर्डर पे नहीं गया था, बिलावल बॉर्डर पे नहीं गया था, बाकी लोग बॉर्डर पे नहीं गए थे, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग बॉर्डर पे गए थे। सरहदों पे जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने फ़ौजियों की हौसला अफजाई की थी। तो ये लोग तो पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दे रहे थे जब इंडियन फ़ौज के साथ लड़ाई हुई, और उस वक्त कोई और सियासतदान आपको बॉर्डर पे नज़र नहीं आ रहा था। तो आज ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सारे गद्दार हो गए, शरपसंद हो गए। तो अफसोस होता है, बेचारे मुझे रब्ता करते हैं इनके लोग, वो कहते हैं जी हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हम कश्मीरियों ने सारी ज़िंदगी वफादारी दिखाई, लेकिन हमें शरपसंद का खिताब मिला है और हमें इस बात का हमेशा दुख रहेगा। नाज़रीन, जस्टिस डोगर ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जस्टिस डोगर के बेटे की शादी हुई तो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है ना एक, और एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ज़ाब्ता इखलाक भी है। और ये ज़ाब्ता इखलाक कहता है कि जो जजेस हैं वो ज़्यादा सियासतदानों के साथ मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उनके बेटे की शादी में जो है वो सियासतदानों को दावत दी गई, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान भी पहुँचे हुए थे। ज़ाती ताल्लुकात भी हो सकते हैं लतीफ़ खोसा और आमिर डोगर साहब के, डोगर बरादरी भी है ना, तो सरफराज डोगर, आमिर डोगर। लेकिन अगर ज़ाती ताल्लुकात हैं तो वो इमरान खान साहब को कम से कम इंसाफ ही ले दें। फेवर तो कोई नहीं मांग रहे, इमरान खान साहब तो सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, मेरा केस ही लगा दो। 1.5 साल से केस नहीं लग रहा, 1.5 साल हो गया केस नहीं लग रहा। उनके बेटे के वलीमे में, शादी में शिरकत के लिए ये लोग गए थे। तो ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसके ऊपर बेचारे आवाज़ उठा रहे हैं। कोर्ट रिपोर्टर्स को उठा के बाहर निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी, आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से बाहर निकलेंगे।
और ये वो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो माजी में यानी वो ये दावे करते रहे हैं और बड़ा जजेस के बारे में बड़ी आवाज़ उठाते रहे हैं, बड़ी कोशिश करते रहे हैं। अब मुझे ना ये, मैंने एक बात बहुत पहले कही थी कि बारी बारी सबकी बारी, मैंने अभी इस वीलॉग में भी कही है। तो ये जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं ना, जिन्हें लगता है कि इनकी बारी कभी नहीं आएगी, तो याद रखिएगा इन सब की बारी आएगी। काशिफ अब्बासी साहब मुझे एक दौर में कहा करते थे कि यार ज़रा हाथ थौला रख, और ख़ुद उनका प्रोग्राम बंद पड़ा हुआ है पिछले कई महीनों से। तो बारी बारी सबकी बारी, हाथ थौला रखें या हाथ तगड़ा रखें, कुछ भी करें, जब तक आप बादशाह सलामत की दिन रात चापलूसी नहीं करेंगे तब तक आपकी नौकरी को खतरा रहेगा, और बारी बारी सबकी बारी आएगी। सीटीडी नादरीन कत्लेआम करने वाली एक मशीन बनी हुई है उनके अफसरान को सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए, क्योंकि हार्ड स्टेट तो पाकिस्तान बन गया है, बंदे मारना तो पाकिस्तान में मसला ही कोई नहीं है। सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए उनके अफसरान को कोट पैंट टाई पहना के जो है वो बिठा दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी मुतालबा किया कि जनाब हमारे शहरी वहाँ पे आए हुए थे, वहाँ गोलियाँ मार के सड़क पे कत्ल कर दिया, ये तो बड़ा नामुनासिब है। 2 बंदों को गोलियाँ लगी हुई हैं, एक 9 साल की बच्ची शहीद हो गई है। अब ये ऑस्ट्रेलियन ना होते तो सोचें क्या होता। ऑस्ट्रेलियन ना होते ना तो जो मकतूलीन है ना, उनके ख़ानदान वाले कह रहे होते कि अच्छी खासी पुलिस की गोली जा रही थी, मकतूल भाग के गोली के आगे आ गया, मकतूल का कसूर है। या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाती कि मकतूल जराइम पेशा था और शुरू से यही चीज़ें करता था। यानी यहाँ पे इस लेवल पे दबाव डाला जाता है, इंसाफ नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है। तो सीसीडी जो है, देखिए ना, ये चट्टा साहब को सोचना चाहिए, जिन्हें हेड बनाया गया सीसीडी का, उन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया हुआ मामला कत्लेआम का। मैंने आपको बताया ना कि एक रात को अदालत लगती है 12 बजे, वहाँ बैठा हुआ एक आदमी ये फैसला करता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं रहेगा, और उस आदमी का अपना बैकग्राउंड करप्ट है, उसके ऊपर करप्शन के सीरियस एलिगेशंस हैं। और वो जो आदमी जो रात को बैठ के ये फैसला करता है 12 बजे कि किसको कत्ल करना है और किसको ज़िंदा रखना है, उसका कोई जुडिशरी का बैकग्राउंड नहीं है। उसे नहीं पता कि कानून और इंसाफ और जजेस कैसे काम करते हैं, जुडिशरी कैसे काम करती है। जैसे मिलिट्री कोर्ट गलत है, वैसे ये वाली जो अदालत लगाई जाती है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक अदालत लगती है जहाँ पे ये फैसला करते हैं कि इसको मार दो और इसको छोड़ दो। तो आज नहीं तो कल ये कत्ल तो गले पड़ेंगे, और जवाब तो चट्टा साहब आपको देना पड़ेगा, और आपसे जवाब इस जहान में भी आपको देना पड़ेगा। अगले जहान में भी कितने ही लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे, क्योंकि बेशुमार तो फिर इसके अंदर बेगुनाह भी मारे जाएंगे। तो फिर आप एक एक कत्ल का आपको जवाब देना पड़ेगा। लग पता जाएगा आपको, बल्कि हर जालिम को लग पता जाएगा जिसने जुल्म किया होगा। नादरीन, अब ज़रा इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ चले जाते हैं। अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दस्तखत किए मुआहदे के ऊपर जो MOU साइन हुआ ईरान के साथ, जबकि ईरान की जानिब से उनके स्पीकर ने बाकर कालीबाफ ने MOU के ऊपर दस्तखत किए हैं। हालिया तारीख में अमेरिका की सबसे बड़ी वाज़ेह शिकस्त है ये, और इसकी सियासी कीमत डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर चुकानी पड़ेगी, जो मर्ज़ी कर ले वो। आबने हुर्मुज़ को खुलवाना ये का कामयाबी है, जंग से पहले भी खुली थी। ईरान एटमी तजर्बा ना करे, वो तो आयतुल्लाह अली खामनाई ने फतवा दिया हुआ था, और उन्होंने तो करना ही नहीं था। अगर इन 2 शराइत पे अमेरिका अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहा है, तो ये कामयाबी तो बगैर जंग के भी अमेरिका के पास थी कि आबने हुर्मुज़ भी खुली हुई थी, ईरान एटमी धमाका भी नहीं कर रहा था। ये 2 कामयाबियाँ इस जंग से पहले, यानी 28 फरवरी को अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, उससे पहले आबने हुर्मुज़ खुली हुई थी, और ईरानी सुप्रीम लीडर का फतवा मौजूद था कि हम कभी भी एटमी धमाका नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें तो पहले भी अमेरिका के पास थी। तो अब उन्होंने क्या हासिल किया, यानी इसे कामयाबी समझना अमेरिकन नहीं समझेंगे, अमेरिकन बेवकूफ़ नहीं है, अमेरिकन इसकी मुखालफत करेंगे। इसराइली वज़रा के इंतहाई मायूस कुन और बहुत गुस्से वाले और मायूसी वाले उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कभी मीडिया के ऊपर, कभी सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसराइल इसको एक नाकामी समझ रहा है, इस मुआहदे को। उनके अहदाफ हासिल नहीं हुए, बल्कि उल्टा इसके अंदर जो है वो ईरान का फ़ायदा हो गया। देखें, बजाय इसके कि ये ईरान से ये करवाते कि वो हमास की, हिजबुल्लाह की और हौसियों की सपोर्ट ना करे, उल्टा ये हुआ कि इसराइल को बाउंड किया गया कि वो इन लोगों के ऊपर या तंजीमों के ऊपर अटैक ना करे। तो जहाँ पे आप डट जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, आप लड़ाई लड़ते हैं, आप मुकाबला करते हैं, वहाँ पे फिर चीज़ें आपके हक में बदलती हैं। तो ईरान ना अल्टीमेटली इस लड़ाई का फातह बना है। अब अरब ममालिक के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि उनका एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वो बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं इस रीजन में। इस पर बात करेंगे किसी दिन। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।